सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है व्यतिकरण, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो लेट अस स्टार्ट। व्यतिकरण। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं पर वो शून्य हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण को समझने से पहले हमें थोड़ा अध्यारोपण का सिद्धांत समझना पड़ेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें कहता है कि यदि माध्यम में दो तरंगें चल रही हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर जो माध्यम के कण का जो विस्थापन होगा तो वो दोनों कणों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई तरंग है और तरंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी और देख लें। जो शीर्ष भाग होता है दिस दिस ये श्रृंग कहलाता है। और ये भाग गर्त कहलाता है। किन्हीं दो श्रृंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य कहलाती है लैम्डा। इसी प्रकार किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी भी लैम्डा कहलाती है। यदि हमारे पास कोई दूसरी तरंग है जो माध्यम में चल रही है, इन दोनों तरंगों को हम देख सकते हैं कि इनके क्रेस्ट अर्थात जो श्रृंग हैं वो एक साथ हैं, अर्थात कला में हैं, गर्त भी एक साथ कला में है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, ये डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैक्सिमम, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। जहाँ पर श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है या गर्त गर्त से मिल रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में इसका जो परिणामी होता है वह महत्तम हो जाता है। इसी में हम दूसरा केस देख लेते हैं। हमारे पास एक तरंग है और ये दूसरी तरंग, ये जो ब्लू कलर की तरंग है, यदि ये माध्यम में आगे की ओर संचरित होती है और इतना संचरित होती है कि इसका जो क्रेस्ट है अर्थात जो इसका श्रृंग है इसके गर्त के पास जाए, तो उस केस में हमारे पास जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी। अब हमारे पास जो परिणामी तीव्रता है आपको डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन है, अर्थात इसमें कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं है, अर्थात ये शून्य है, इसकी तीव्रता क्या है, शून्य है। तो यदि हमारे पास ये ध्वनि तरंगें होगी तो इन बिंदुओं पर इस परिस्थिति में हमें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जल तरंगें यदि हों तो इन बिंदुओं पर जहाँ पर ये विपरीत कला में मिल रही हैं तरंगें, वहाँ पर कोई आयाम नहीं होगा, अर्थात कण का कोई विस्थापन नहीं होगा। और यदि प्रकाश हमारे पास हो तो वहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जल तरंगें हैं, दो स्रोत से उत्पन्न हो रही है और यहाँ पर हमारे पास बीच में इन पोर्शंस में हमारे पास विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, अर्थात इन बिंदुओं पर जो तरंगें हैं वो विपरीत कलाओं में मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का, जबकि और बिंदुओं पर हमारे पास आयाम अधिकतम हो रहा है। जहाँ जल तरंगों में जो व्यतिकरण है वो हमको आसानी से दिखाई देता है, ध्वनि तरंगों में भी व्यतिकरण हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने होते हैं। यही कारण था कि हाइगेंस और न्यूटन के बीच में जो प्रकाश को लेकर के विवाद चल रहा था। न्यूटन के अकॉर्डिंग प्रकाश छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में चलता था, अर्थात उन्होंने उनको पार्टिकल्स माना था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो उनकी थी। और जबकि हाइगेंस ने कहा कि ये वेव हैं, तरंग हैं, लेकिन तब यह बात सामने आई कि यदि ये तरंगें हैं तो इनको व्यतिकरण उत्पन्न करना चाहिए। हाइगेंस अपने पूरे जीवन काल के दौरान प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण नहीं दर्शा पाए, लेकिन थॉमस यंग ने व्यतिकरण को प्रकाश तरंगों की सहायता से दर्शाकर हाइगेंस की थ्योरी पर एक तरीके से मोहर लगा दी। पहले जरा हम ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण को देख लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली हम समझ भी लेते हैं। ध्वनि में व्यतिकरण का प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम दो ध्वनि स्रोत लेते हैं,
ध्यान रहे कि ध्वनि स्रोत जो हमारे पास होंगे समान आवृत्ति के होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो मोबाइल लिए हुए हैं। दोनों मोबाइल पर मैंने फ्रीक्वेंसी जनरेटर को 3500 हर्ट्ज और 3500 हर्ट्ज पर ही सेट कर लिया है। अब दोनों मोबाइल को ऑन कर लूंगा, फिर हम देखेंगे कि क्या दोनों तरंगे व्यतिकरण का प्रभाव उत्पन्न करती हैं या नहीं। मैं मोबाइल को इधर उधर डिस्प्लेस कर रहा हूं। एक बार पुनः इसको 3000 हर्ट्ज पे सेट करके हम देखेंगे। दोनों मोबाइल को 3000 हर्ट्ज पे सेट कर लिया है। इस प्रकार आपको सुनाई दे सकता है। यहाँ पर तीव्रता अधिकतम हो गई है और थोड़ा सा और यहाँ पर कम हो गई है। जो ये प्रैक्टिकल था, इस प्रैक्टिकल में ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप इसको घर पर कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखकर एक कान को बिल्कुल बंद करते हुए आप अपने गर्दन को इधर उधर मूवमेंट कराएंगे। धीरे धीरे मूवमेंट आप कराते जाइए। देन यू विल सी एट सर्टेन पॉइंट यू विल नॉट हियर द साउंड। आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी और किन्हीं बिंदुओं पर आपको आवाज़ सुनाई देगी। इसका कारण यह है कि भाई अगर मैं गर्दन यहाँ पे ले जाता हूँ तो यदि इस बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो मेरा कान यहाँ पर ठीक है, कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, लेकिन यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण नहीं हो रहा है तो यहाँ की आवाज़ मुझे सुनाई देगी। तो मुझे यहाँ का आवाज़ जो साइलेंस है वो रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो आप कोई सा भी एक कान बंद करके इस प्रैक्टिकल को घर पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साउंड का अर्थात ध्वनि का व्यतिकरण था। लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण के लिए हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करने होते हैं और कुछ उनके लिए प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो हमारे पास प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, अर्थात उनके बीच में कलाओं का अंतर नहीं होना चाहिए। और यदि कलाओं का अंतर है भी तो वो नियत रहना चाहिए। दो अगर स्रोत हमारे पास हैं तो दोनों स्रोतों का जो कलाएं हैं वो अगर परिवर्तित हो रही हैं तो एक साथ ही परिवर्तित होनी चाहिए। लेकिन दो स्वतंत्र जो हमारे पास प्रकाश स्रोत होते हैं वो कला संबद्ध नहीं होते हैं, इसीलिए इसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं कि दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। इस वाले पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि हम जो कह रहे हैं कि दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? ओके, यू कैन सी एक हमारे पास वेव है। इस तरंग के लिए जो ओमेगा 1 है वो हमने वैल्यू 1 रखी हुई है और एक दूसरी तरंग हम ले लेते हैं, उसके लिए जो ओमेगा 2 है वो 1 रखा गया है, वो भी सेम रखा गया है। अर्थात दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं वो आपस में बराबर रखी गई हैं। और यदि हम इनका रिजल्टेंट देखें तो ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट है। और यदि हमारे पास तरंग प्रोपेगेट हो रही है तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ग्रीन कलर की जो तरंग है इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से मिलेगा तो जो परिणामी तरंग होगी उसकी तीव्रता मैक्सिमम होगी।
और जहाँ पर इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिलेगा अर्थात इस बिंदु पर, वहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। लेट अस सी, ये हमारे पास परिणामी तरंग है और अब हम इसका मोमेंट देख लेते हैं। ओके देखिए, और इस बिंदु पर लगभग यहाँ पर आयाम मैक्सिमम हो गया है क्योंकि इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से मिल रहा है। अब जब दूर जाएगा आप देखोगे इसका आयाम कम होता जा रहा है और इस देखिए इस बिंदु पर जहाँ पर ग्रीन कलर की जो वेव है उसका जो क्रेस्ट है अर्थात श्रृंग है, वो रेड कलर की जो वेव है उसके गर्त से मिल रहा है। तो वहाँ पर जो हमारे पास परिणामी जो तरंग है उसकी तीव्रता शून्य हो रही है। आप देख सकते हैं हाउ इट इज़ वेरी, आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ हमने यहाँ पे कही कि दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य अथवा आवृत्तियाँ बराबर होनी चाहिए। आवृत्तियाँ हम इनकी चेंज कर लेते हैं और ओमेगा 2 को मैं परिवर्तित कर लेता हूँ 3 पर, सो दैट हम देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई है। जहाँ पर रेड कलर की जो तरंग है वो अपना एक साइकिल पूरा कर रही है, वहाँ पर ग्रीन कलर की जो तरंग है वो अपने 3 साइकिल को पूरा कर रही है। सो ओमेगा 2 इज़ द 3 फॉर द ग्रीन कलर, ओमेगा 1 इज़ द 1 फॉर द रेड कलर। अब यदि हमने इनकी आवृत्तियों को अलग अलग कर लिया है, अब हम इसकी परिणामी तीव्रता को यदि जांचें तो क्या ये हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्टेंट है उसको प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। ये हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो परिणामी तरंग है इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, और यदि मैं इसको अब रन करवाऊँ आप देखिए कि ग्रीन कलर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है लाइन, किसी भी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है ब्लू कलर की जो वेव है वो कहीं पर भी शून्य नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों के जो आवृत्तियां हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। अगेन हम इसको बराबर कर लेते हैं 1, और फिर से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम, मिनिमम, और ये चलता रहेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध यह है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। इसको भी समझ लेते हैं। ये पहली तरंग है हमारे पास, इसका आयाम 2.1 हमने लिया हुआ है। दूसरी तरंग, इसका भी आयाम 2.1 लिया हुआ है। नाउ इस समय हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 को फिक्स किया हुआ है क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनको बराबर होना चाहिए। अब यदि परिणामी को हम देखें ब्लू कलर को, तो हम देख सकते हैं कि कहीं पर हमें यहाँ पर हमें मिनिमम मिला और यहाँ पर हमें फिर से मैक्सिमम मिल गया है, और ये फिर से जैसे ही यहाँ पे आएगा तो मिनिमम मिल गया है। अब यदि आयाम आपस में बराबर न हो, A2 की वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ और इसको दुगना कर दिया है पहले के अपेक्षा। अब आप परिणामी को देखिए कि क्या इसमें कोई परिवर्तन आता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर क्रेस्ट, ओके, इस बिंदु पर आप देख सकते हो कि इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से श्रृंग से मिल रहा है। वहाँ पर तीव्रता आप देख सकते हो परिणामी की मैक्सिमम है। लेकिन हम यदि आगे बढ़ें, इस बिंदु पर देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर की जो वेव है उसका जो क्रेस्ट है रेड कलर की वेव के ट्रफ से मिल रहा है अर्थात श्रृंग गर्त से मिल रहा है, और जो परिणामी है
वो शून्य नहीं हो रहा है। उसका कारण सीधा यह है कि दोनों तरंगों के जो आयाम हैं वो अलग अलग हैं। दोनों तरंगों के आयाम यदि उनमें अंतर बहुत ज़्यादा हो तो हमारे पास जिन बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता दिखनी चाहिए थी वो परिलक्षित नहीं होती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों के आयाम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक बार फिर से इनके आयाम बराबर कर लेते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हो। परिणामी मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिला। अब क्रेस्ट जहाँ पे ट्रफ से मिलेगा ये बिल्कुल मिनिमम हो गया है, मैक्सिमा, और ये हमारे पास मिनिमम। अब आप समझ गए होंगे कि का स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य अथवा आवृत्ति है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, और दोनों तरंगों के जो आयाम हैं वो या तो बराबर होने चाहिए या लगभग बराबर होने चाहिए। यंग का प्रयोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थॉमस यंग वॉज द फिजिसिस्ट जिन्होंने इसको सफलता प्राप्त की थी कि लाइट को में व्यतिकरण शो कर लें। उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम समझ लेते हैं। उन्होंने एक स्रोत लिया और उस स्रोत के आगे एक स्लिट लगाया, उससे बराबर दूरी पर 2 स्लिट यूज़ की। इससे निकलने वाला प्रकाश ये जब आगे बढ़ा, इसमें हमने जो थिक लाइंस हैं उनसे क्रेस्ट को दर्शाया हुआ है और जो डॉटेड लाइन है उनसे श्रिंग को दर्शाया हुआ है। क्योंकि ये दोनों जो ओपनिंग्स हैं ये समान दूरी पर हैं, इसलिए यहाँ पर जो तरंगें हैं वो समान कला में पहुँचेंगी। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर ये दोनों जो ओपनिंग हमारे पास या जो स्लिट यहाँ पर हमारे पास हैं, यहाँ ये दोनों द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाएंगे और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ेंगी और हमारे पर्दे पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजें प्राप्त हुई। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर क्रेस्ट क्रेस्ट से या ट्रफ ट्रफ से, क्रेस्ट क्रेस्ट से या श्रिंग श्रिंग से, गर्त गर्त से मिल रहा है वहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई हैं। और जहाँ पर हमारे पास श्रिंग गर्त से, गर्त श्रिंग से मिल रहा है वहाँ पर डार्क फ्रिंज हमको प्राप्त हुई। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस यदि हम करें कि जो फ्रिंज हमें प्राप्त होती है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। सो वी हैव टेकन द 2 स्लिट्स S1 S2। उनके बीच की दूरी जो है स्मॉल d है। उसके मध्य बिंदु O से कैपिटल D दूरी पर हमारे पास पर्दा है और वहाँ पर हमें पैटर्न प्राप्त होगा। S1 से एक किरण हमारे पास और एक S2 से किरण हमें बिंदु P पर मिल रही है। यदि बिंदु P की जो दूरी है C से वो y हो, P बिंदु पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस उस पर हम कंसिडर कर लेते हैं। इस बिंदु पर गौर करें, जब ये क्रेस्ट से मिल रहा है तो हमारे पास तीव्रता मैक्सिमम है, महत्तम है। अब दोबारा हमें तीव्रता महत्तम कब मिलेगी, जब ये बिंदु यहाँ से चलता हुआ वापस यहाँ पर पहुँच जाएगा, जब ये सिरा यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस बीच में जो दूरी तय करेगा कितनी होनी चाहिए, एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट की दूरी लैम्डा होनी चाहिए। तो ये आगे बढ़ा यहाँ से पॉइंट और संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा कि यदि इनके बीच का जो पथांतर था वो लैम्डा हो जाता है, संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है। इसके बाद संपोषी व्यतिकरण हमें कहाँ प्राप्त होगा, जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो गई। तो यानी कि लैम्डा पे हमको लैम्डा दूरी पर मिला, 2 लैम्डा दूरी पर मिला, 3 लैम्डा दूरी पर मिला, 4 लैम्डा दूरी पर मिला, 5 लैम्डा दूरी पर हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है। अब पुनः जरा इस बिंदु को हम देखेंगे
कि विनाशी व्यतिकरण कहाँ पर प्राप्त होता है। इस बिंदु पर गौर करें, प्रथम बिंदु पे, और जब ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, अर्थात इसने जो दूरी तय की है इस समय, ये λ/2 दूरी तय की है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है, परिणामी तीव्रता शून्य है यहाँ पर। इसके बाद परिणामी तीव्रता शून्य कहाँ पर होगी, जब ये फिर से इतना दूरी तय कर लेगा। अभी कितनी दूरी तय की गई है, λ/2 दूरी तय की गई है। अब जरा इसके आगे देखें भी, ये यहाँ से यहाँ तक गया, सिरिंज से गर्त के बीच की दूरी। इसके आगे चेक करें, इस बिंदु को हम चेक करें, अभी हमारे पास फिर मैक्सिमा मिला है यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पर जब पहुँच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जब पहुँच गया है, तो यहाँ पर जो दूरी इसने तय की है λ/2 दूरी, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक λ/2 दूरी, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर पुनः हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हुआ है, तो ये दूरी है λ। तो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कुल कितनी हो गई, कुल दूरी λ + λ/2, इट इज द 3λ/2। अगला हमें कब प्राप्त होगा, जब ये पुनः फिर से λ दूरी तय कर लेगा, और ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, λ + λ, 2λ + λ/2, तो ये हो गया 5λ/2। जब ये λ/2, 3λ/2, 5λ/2 का पार्ट डिफरेंस ले रही है, तो उस केस में हमारे पास विनाशी व्यतिकरण होगा। तो बिंदु P पर संपोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी व्यतिकरण होगा, ये डिपेंड करता है कि S1P और S2P के बीच पथांतर कितना है। तो क्लियरली यदि हम यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लें, तो उसके बाद की दूरी आपस में बराबर हो जाएगी, अर्थात MP = S1P। अब S1P और MP आपस में बराबर है, तो जो एक्स्ट्रा पाथ है वो है S2M। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है, इतना ही हमारे पास पथांतर है। इस पथांतर पर ही डिपेंड करता है हमारे पास कि अभी हमने देखा था कि पथांतर यदि λ था, 2λ था, 3λ था, तो वो वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा था। यदि वो λ/2 था, 3λ/2 था, 5λ/2 था, तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा था। तो हमारा जो टारगेट है कि हम पथांतर निकालेंगे, तो हमारे पास सिंपल ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं, यदि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा ही होगा, दिस मच एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा। और यदि ऐसा है, तब हमारे पास S1 S2M ये वाला ट्राइंगल और OPC ये ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज S1 S2M तथा त्रिभुज OCP में S2M over S1 S2 is equal to CP/OP। नाउ लुक हियर, S2M, क्योंकि हमें ये प्राप्त करना है, यही हमारे पास पथांतर है, ये हमने लिया है, और इसकी जो दूसरी साइड हमने ली हुई है S1 S2, यानी कि 90 डिग्री के सामने की साइड ली हुई है, ओके। और ये S2M कौन सी थी, थीटा के सामने की भुजा है। तो वैसे ही इसमें हम थीटा के सामने वाली भुजा लेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज द CP, और 90 के सामने वाली जो भुजा है वो है OP। S2M over S1 S2 is equal to CP over, now OP जो हमारे पास OP डिस्टेंस है, एक्चुअली दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए ये जो OP है उसको OC के बराबर लिया जा सकता है, ओके। हमने इसको रखा S2M S1 S2 यानी कि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d, एंड CP की जगह y रख लिया हमने। OC इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट S1 S2 और कैपिटल D है हमारे पास। सो द S2M इज इक्वल टू
वाई डी ओवर डी, ये हमारे पास पथांतर आ गया है। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए जो अभी हमने कंडीशंस देखी थी कि पथांतर या तो कुछ ना हो तो लैम्डा हो, या फिर 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, एटसेट्रा, तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि पथांतर कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, जहां n 0 1 2 3 4 हो सकता है। तो n लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। तो पथांतर n लैम्डा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में हमने इसको रखा है कि पथांतर इज इक्वल टू वाई डी बाई डी था, तो पथांतर के स्थान पर हमने n लैम्डा रख दिया, तो n लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी बाई डी हो गया है। सो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी n डी लैम्डा बाई डी, अर्थात इतनी दूरी पर हमारे पास संपोषी व्यतिकरण होगा। अर्थात पहला जो संपोषी व्यतिकरण होगा n इज इक्वल टू 0 रखिए, y इज इक्वल टू 0 पर, अर्थात यहाँ बिल्कुल केंद्र पर, और दूसरा जो हमें मिलेगा वो n इक्वल टू 1 रखिए, तो डी लैम्डा बाई डी दूरी पर, अर्थात ये 0 है, ये 0 है, ये डी लैम्डा बाई डी है, और ये 2d लैम्डा बाई डी है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर हमने चेक किया था कि ये लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो। तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि पथांतर हमारे पास 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। आप यहाँ पर -1 भी लिख सकते हो, 2n-1 भी लिख सकते हो, लेकिन तब हम जब यहाँ पर -1 यूज़ करेंगे तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, बिकॉज इट विल बी इन नेगेटिव। तब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लेंगे। अब हमने क्योंकि 2n+1 लिया है, एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि लैम्डा बाई 2 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, लैम्डा बाई 2 का क्या है, विषम गुणज है। तो 2n+1 क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। तो 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 के क्या चल रहा है, विषम गुणज में चल रहा है। तो पथांतर 2n+1 लैम्डा बाई 2 रख लेंगे इसके स्थान पर, इज इक्वल टू वाई डी बाई डी, एंड देन y इज इक्वल टू 2n+1 डी लैम्डा बाई 2d। ये हमारे पास विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। यदि हम फ्रिंज की चौड़ाई देखना चाहें तो फ्रिंज हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है और एक डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो क्या होती है, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो हम अदीप्त फ्रिंज ले लेते हैं, एक yn+1 ले लेते हैं, एक yn ले लेते हैं। तो अदीप्त फ्रिंज की के लिए जो y की जो वैल्यू थी 2n+1 डी लैम्डा बाई 2d, तो n+1 यानी कि n के स्थान पर क्या रख लेंगे, n+1, 2 मल्टीप्लाई विद n, 2n, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2+1 डी लैम्डा बाई 2d। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन में हमारे पास डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d कॉमन है, हमने ले लिया। इसमें हमारे पास बच गया 2n प्लस 2+1 3, माइनस इसमें हमारे पास 2n-1, बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, 2n प्लस का 2n माइनस का, दे विल कैंसिल ईच अदर, 3 - 1 2, 2 कैंसिल द 2, ओनली डी लैम्डा बाई डी। ओके, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो गई है। डार्क फ्रिंज की यदि हम विड्थ देखना चाहें, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो दो क्रमागत जो दीप्त फ्रिंज होती हैं उनके बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो हम दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज की ले लेंगे, एक yn, एक फिर से yn+1। दीप्त फ्रिंज के लिए जो y की वैल्यू होती है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी। तो yn की जगह हमारे पास एन डी लैम्डा बाई डी, और yn प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, n+1, सो n+1 डी लैम्डा बाई डी। दोनों में हमारे पास डी लैम्डा बाई डी कॉमन है, इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास n+1 माइनस n कैंसिल हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी बच गया। दोनों ही केस में हमने देखा जो डार्क फ्रिंज की विड्थ है और जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है वो दोनों ही डी लैम्डा बाई डी के बराबर होती है। कैपिटल डी हमारे पास डिस्टेंस है पर्दे की स्लिटों से, स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, और लैम्डा हमारे पास तरंग दैर्ध्य है। वेल, अब हम इसके बेस में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि क्या ये प्राप्त किया जा सकता है। एक हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। प्रकाश में व्यतिकरण देखने के लिए
हम एक लेज़र लाइट लेते हैं। मेरे पास ये लेज़र बीम का एक सोर्स है और हमारा मकसद ये है कि हम इसके दो स्रोत बना दें। आई हैव टेकन, मैंने एक बाल ले लिया है। सो वी विल ट्राई विद दिस वन, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास डी लैम्डा बाय स्मॉल डी होता है। स्मॉल डी यानी कि दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो हमने एक बाल ले लिया है और इससे मैं दो स्रोत बना रहा हूँ। वी विल सी विद दिस वन, क्या हमको व्यतिकरण का पैटर्न दिखता है? ओहो, आई कैन सी विद दिस वन। और आपको शायद दिखाई न दे रहा हो तो जरा लाइट बंद करके देख लिया जाए। सी आपको दिखाई दे सकता है, फ्रिंज दिखाई दे रही हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। मैं पर्दे और स्रोत के बीच डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ। फ्रिंज की चौड़ाई बढ़नी चाहिए। स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ गई है। वेल, सफिशेंट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और जो प्रैक्टिकल हमने यहाँ पर किए हैं, उम्मीद है कि आप लोग इनको घर पे दोहराएंगे।